आवाज़ ठीक है कि बढ़ाना पड़ेगा? सही है ना वहाँ लास्ट में? ये भारत का नक्शा पिछली बार भी बताए थे कि आ जाइए इधर, आ गया। इधर बैठ जाइए, थोड़ा सा और खिसकिए उधर। चलिए, ये जो भारत का नक्शा दिख रहा है, हम पहले भी बता चुके हैं कि इसका ये वाला जो पोर्शन हम लोग देख रहे हैं ना, ये सीधे निकला हुआ है, और यहाँ पर ये वाला पोर्शन, ये दोनों ही हमारे हिस्से में नहीं है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये हिस्सा इतना, ये बीच का क्षेत्र जो है, ये 1963 में दे दिया है पाकिस्तान चाइना को। ये वाला हिस्सा 1962 में हमसे चीन जो है निकाल चुका है, और ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये हमने पाकिस्तान के हाथों 1947-48 में गंवा दिया है। ये है धरातल पर, और ऑन पेपर जो है वो हमारा क्या है, ऐसे है। असल में भारत के पास यही है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके अंदर का जो ये हिस्सा दिख रहा है यही हमारे पास है, और इसको हमने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को 1947-48 में गंवाया है, इसको 1962 में गंवाए हैं, और ये वाला हिस्सा जो है 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। बाकी जो आप देख रहे हैं नीचे का पूरा भारत, उसमें बहुत बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा है, जिसके चलते जो है आज भारत जो बचा हुआ आप देख रहे हैं, उनका ही योगदान है इसमें, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और सबके पास होगा वो पीडीएफ जो दिए हुए हैं, जिनके पास भी मतलब होगा, और नहीं होगा तो ले लीजिएगा अगली क्लास में। फिर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस बोले थे, या तो ले लिए होंगे तो ठीक है, और नहीं तो आज हम क्या करते हैं कि कुछ कॉपी उसका मंगवा देते हैं, जो मार्केट रेट होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, जो उतना मिलता है वही आपको यहाँ मिल जाएगा। और कोशिश कीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाला ही रखने के लिए, चाहे आपका मीडियम कुछ भी हो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले में थोड़ा मानक उसका सही रहता है एटलस का, उसको लेकर के ही पढ़ेंगे। पिछली बार हम भारत के बारे में बता रहे थे, और ये अभी पॉलिटिकल ये बताए हैं, पॉलिटिकल वाले में आगे हम लोग जाएंगे। पिछले क्लास में जो कि उसका यूट्यूब पर भी पड़ा होगा या फिर वीडियो होगा, तो हम ऐप में भी डलवा देंगे उसको फ्री कंटेंट में, तो वहाँ आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ये वाला, और वहाँ पर आपको 3 शुरू का जो क्लास का वीडियो होगा वो आपको उपलब्ध होगा, किसी को भी जिसके पास ऐप होगा। तो आज क्या करेंगे कि भारत का जो हम लोग जो जम्मू कश्मीर वाला जो भाग देखते हैं, इसमें हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है भारत में, हिमालय के उत्पत्ति के पीछे का क्या कारण रहा है, मोटा मोटी चीज़ ऐसे बताते जाएंगे आपको। उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जाएंगे, और तेज़ी से कोशिश करेंगे कि कुछ भी हमारा छूटे नहीं, और सब कुछ जो है व्यवहारिक रूप से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो आखिर यहाँ पर जो है हिमालय कैसे बना, ठीक है, तो कई तरह की थ्योरीज हैं, क्योंकि हमने अपनी आंखों से तो देखा नहीं हिमालय को बनते हुए, तो कैसे जान पाएंगे कि हिमालय जो है वो कैसे उठा यहाँ पर। तो उसके लिए कुछ थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, जिसका हमारे भूगर्भ शास्त्रियों ने अध्ययन किया, और उसमें बताया कि कैसे हिमालय का निर्माण हुआ था। तो कुछ क्वेश्चन तो आपको यहाँ से बनेगा कि हिमालय कब, कहाँ, कैसे। पिछली क्लास में हम बता रहे थे आप लोगों को पूरे ग्लोब के बारे में, जिसमें बताए थे कि बीच में एक पैंजिया था, और चारों तरफ उसके महासागर था जिसका नाम था पैंथालासा, और उससे संबंधित बाकी चीज़ हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब पढ़ाएंगे तो वहाँ हम बताते जाते हैं। हमारी पृथ्वी, हम बताए थे कि खूब बारिश हुई यहाँ पर, ठीक है, 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर क्या हुई, 250 करोड़ ईयर्स पहले बारिश खूब हुई, और पूरा इस पर पानी भर गया, ठीक है। और इससे क्या नाम दिया हम लोगों ने पिछली बार क्या बताए थे,
पैंथालासा। आगे चल करके यही प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन के नाम से जाना गया है। और बीच में क्या था, यहां पर जैसे अभी वाला जो हिस्सा है ना दक्षिण अमेरिका का, मान लो ये, ठीक है, और फिर ये यहां से उत्तर अमेरिका, और ये आपको जो है अफ्रीका, और ये यूरोप दिख रहा है, फिर ये सऊदी अरब, और यहां पर ये भारत का हिस्सा, ठीक, और ये ऑस्ट्रेलिया। समझ रहा है। इसी तरह पेंजिया था, और इसके ठीक बीच में क्या था, तेथिस सागर, या इसमें भी पानी था, ये संकरा गड्ढा था। तो पैंथालासा पूरे पृथ्वी पर इस तरह पानी, और बीच में ये भूखंड था, बस इतना ही। यहां पर आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये नीचे में हिस्सा था किसका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का हिस्सा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया, ठीक है, अरब वाला अरब प्लेट, ये इंडियन प्लेट, और ये ऑस्ट्रेलिया, और ये नीचे वाला अंटार्कटिका। ये सब जो थे आज से कितने साल पहले, 20 करोड़ साल पहले ऐसे ही था। अगर हम 20 करोड़ साल पहले अगर ग्लोब बनाए होते, मैप बनाए होते, तो कैसा निकल के आता, ऐसा। आज से 20 करोड़ साल पहले ये सब एक जगह थे। लेकिन आसनक रूप से क्या हुआ कि देखा गया कि ये फिसलना शुरू हुए, तो वो अलग कहानी है फिसलने वाली, ठीक है। तो उसके लिए अलग से हम लोग देखेंगे कि ये फिसले कैसे। फिलहाल ये मान लो कि ये फिसलना शुरू हुए। अभी क्या मानना है, अभी टीचर पर भरोसा करके मान लेना है कि हाँ ये फिसलना शुरू हुए। हम बाद में बताएंगे कि ये फिसलने कैसे, तो उसके पीछे जब तर्क मिल जाएगा तो आप शांत हो जाइएगा। तो अभी सिर्फ ये 20 करोड़ साल, पिछले क्लास में हम बताए थे कि सब कैसे कैसे भागना शुरू हुए और क्यों फिसले, ये कारण भी बताएंगे। जो हमारा नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका था वो किधर भागना शुरू किए, इधर की ओर, ठीक। और जो हमारा यहां पर देखिएगा इंग्लैंड और आयरलैंड है, और इसी से ये इस पोजीशन में आपको क्या दिख जाएगा, और यहां इस टाइप से, मतलब जो भी है जैसे भी है, यहां अफ्रीका का, और ये फिर यहां पर सऊदी अरब वाला, और यहां, और ये अपना ऐसे ऑस्ट्रेलिया का, ये इधर की ओर भाग रहा है, ठीक है, ये इधर की ओर, ये ऐसे, और इंडिया वाला ऐसे, ये सब एक दूसरे से ऐसे ही भाग रहे हैं। यहां वाला इधर फिसल रहे हैं सब, और ये फिसलने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। तो ये आश्चर्य हो रहा है कि भाई ये भूखंड स्थिर है, ये फिसलन कैसे। तो बीच बीच में जो आप ज्वालामुखी देखते हैं और भूकंप देखते हैं ना, सुनते हैं ना कि भूकंप आया सीरिया में और तुर्की में और हजारों लोग मर गए, सबका उत्तर इसी में है कि क्यों भूकंप आता है और क्यों ज्वालामुखी है, कैसे पर्वत बनता है, इसको इसी तरीके से जानेंगे। तो हैरी हेस थे जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत दिया था, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स। तो पहले तो हमने अपने मन में बिठा लिया कि हमारे जितने भी ये महाद्वीप दिख रहे हैं ये क्या हो रहे हैं, फिसल रहे हैं। कैसे फिसल रहे हैं ये इसके बाद बताएंगे। तो अभी समझ में आया कि कैसे ऐसे फिसल रहा है सब। अब हैरी हेस जो थे उन्होंने बताया प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, गिवन बाय हैरी हेस। ये क्या बताएं, इन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है वो प्लेट्स का बना हुआ है। प्लेट्स का मतलब खाने वाला प्लेट नहीं, बटा हुआ हिस्सा, जो अभी बताएंगे कैसे बना हुआ है। सामान्यतः अगर आप लोग थोड़ी सी भी पढ़ाई किए होंगे तो आपको बताया गया होगा कि पृथ्वी के बीच में क्या होता है, कोर होता है, ठीक है, या उसको क्रोड बोलते हैं,
ठीक। और जो मध्य भाग है उसको क्या कहा गया है? मेंटल कहा गया है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रवार। और जो सबसे ऊपर का हिस्सा है इसको भूपरपट्टी अथवा क्रस्ट बोलते हैं। अंग्रेजी में क्रस्ट बोलते हैं, हिंदी में भूपरपट्टी, यानी भू की परपट्टी, ऊपर वाली पट्टी जहां भूमि है। ये तीन चीजों में, कोर, मध्य भाग मेंटल यानी प्रवार, और सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, क्रस्ट। यानी हिंदी में भी आपको क्रस्ट, मेंटल और कोर ही बोलते हैं ज्यादातर जगह। ये अलग बात है कि हम आपको इसका हिंदी भी लिख दिए हैं साथ में, लेकिन सब जगह क्रोड, मेंटल और क्रस्ट कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने इसमें ज्वालामुखी और भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से क्या पता किया कि जो ऊपरी क्रस्ट है सबसे ऊपर वो, और मेंटल का एक बड़ा हिस्सा बहुत मुलायम है, बहुत मुलायम है। ये भी बताएंगे। यहां जो इसके बारे में पता चला, घुसे तो हम नहीं जमीन में, घुसे नहीं हैं, क्योंकि रूस में मैक्सिमम जितना गड्ढा, इधर आ जाइए, आगे आ जाइए, तो मैक्सिमम जितना खुदाई की गई है रूस में वो कितना है, 29 किलोमीटर है। बैठ जाइए यहां पर, इसमें थोड़ा सा हो जाइएगा, उधर हो जाना हल्का, ठीक है। तो जो रूस में जो मैक्सिमम जो खुदाई हुई है वो कितनी हुई है, 29 किलोमीटर, 29 किलोमीटर। तो हम कैसे जान गए इसके बारे में, जबकि पृथ्वी के अंदर का जो ये, अगर हम इसको ऐसे माप के ले जाते हैं तो ये लगभग कितना जा रहा है, अप्रोक्स में कितना जा रहा है, 12,000 किलोमीटर। और हम 29 किलोमीटर की गहराई में कैसे जान पाते? तो इसके लिए दो स्रोतों का सहारा लिया गया। एक तो जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, यानी कि ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है उसको, और प्लस इसके अलावा भूकंप यानी कि अर्थ क्वेक्स। भूकंप जब आता है तो तीन तरह की मुख्य तरंगे आती हैं, उनका अध्ययन हम करते हैं सिस्मोग्राफ पर। उससे पता चला कि अंदर में क्या पोजीशन है। और उसके बाद ज्वालामुखी, मैक्सिमम ज्वालामुखी की जो गहराई देखी गई है वो है जमीन के नीचे से 700 किलोमीटर तक, ठीक है। 700 किलोमीटर के बाद जो है हम वहां से ऊपर और ज्वालामुखी का कोई स्रोत हम पाते नहीं है। जबकि भूकंपीय तरंगों के माध्यम से हम पृथ्वी के अंदर में गहराई में क्या क्या हो रहा है सब हम जानने की स्थिति में आ जाते हैं, बिना इसके भीतर घुसे। तो जब भी होता है कि पृथ्वी के अंदर में क्या है, क्योंकि हम जैसे ही जाएंगे गर्मी जो है इतनी बढ़ती जाती है कि आदमी क्या हो जाएगा, गर्मी से ही मर जाएगा इसके नीचे, ठीक है। तो ज्वालामुखी का जो लावा जो बाहर निकलता है उसके स्टडी से कि नीचे क्या है, और भूकंप के जो तीन तरंगे होती हैं, सब पर आगे आराम से जाएंगे। चूंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास टाइप से है इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें हम बता दे रहे हैं ताकि बाद में जो है आपको कोई दिक्कत ना आए। तो भूगर्भ शास्त्रियों ने, जो ज्योग्राफर्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हमें बताया कि हमारी पृथ्वी में बीच में कोर है, ठीक है, जिसमें लोहा और निक्कल जो है भरा पड़ा हुआ है। क्या है उसमें, निक्कल और फेरस यानी कि निफे बोलते हैं, निक्कल और आयन चुंबकीय तत्व है, चुंबकीय। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सबसे बड़ा कारण यही है, यही है पृथ्वी में निफे जो सबको अपनी तरफ खींच करके क्या रखता है, बांध करके रखता है। और यही कारण है कि जब हम उछलते हैं तो हमें बहुत ज्यादा उछलने वो नहीं देता। चांद पर इस तरह का गुरुत्वीय जो पुल है, आकर्षण है, वो पृथ्वी का 1/6 है। यही कारण है कि अगर आप यहाँ 4 फुट उछल जाते हैं तो वहां हो सकता है कि आप 24 फुट उछल जाएं चंद्रमा पर, समझ आया। लेकिन यहां पर जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल है वो आपको ज्यादा उछलने नहीं देता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, यहां का ये चुंबक नुमा होना, और ये खींच के दबा के रखता है निक्कल और
फेरस। इसके जब मेंटल है, इसमें मैक्सिमम हमको क्या मिलता है? सिलिकॉन और क्या मिलता है? मैग्नीशियम नहीं होगा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम होगा, यानी सीमा होगा। ठीक है, सिलिकॉन, हम जो बालू देखते हैं ना, बालू, वो सबसे ज्यादा क्या होता है? सिलिकेट होता है। तो जो सिलिका और मैग्नीशियम ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? मेंटल में। और जब हम एकदम भूपर पट्टी में आते हैं तो यहां क्या मिलता है? सिलिकॉन प्लस अल्युमिनियम, यानी कि सियाल। इसीलिए ये नीफे, उसके बाद सीमा और उसके बाद सियाल। ये हमको कौन बताता है? भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से हम जानते हैं, उसका जो डेंसिटी घनत्व पढ़ते हैं और बाकी चीजों को देखते हैं, तो हम पृथ्वी पर अंदाजा लगाते हैं कि इतना घनत्व वाला तो यही धातु है, तो इसमें डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो भूकंपीय तरंगों से ही आइडिया लग जाता है कि यहां पर क्या होगा, यहां पर लोहा और निक्कल होगा सबसे ज्यादा। ठीक है, और वही पृथ्वी के चुंबक का काम करता है, जो क्या करता है? सभी चीजों को, यहां तक कि धूल कणों को भी पृथ्वी के चारों तरफ बांध करके रखता है। यही वायुमंडल, यही क्या है? चारों तरफ पृथ्वी के वायुमंडल को बांध के कौन रखता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। ये ध्रुवों पर बहुत ज्यादा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, जबकि विषुवत रेखा पर ये क्या है? कम है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये एकदम चुंबक का काम करते हैं। यही कारण है कि जो विषुवत रेखा है बीच में, इक्वेटर, 0 डिग्री जिसको बोलते हैं, ठीक है, दुनिया का कोई भी जो रॉकेट जो छोड़ा जाता है अंतरिक्ष में, वो सारे कहाँ होते हैं? विषुवत रेखा और उसके इर्द गिर्द। इसी में आप देखिएगा, इस बीच में ही जो यहां पर 23.5 डिग्री और यहां पर 23.5 डिग्री साउथ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा। यहां पर अगर आप उछलते हैं, हाई जंप करते हैं, तो आपके लिए आसानी होगा उछलने में। लेकिन अगर आप उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर अगर आप उछलते हैं, तो यहां पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो आपको ज्यादा उछलने नहीं देगा। इसीलिए दुनिया में कहीं भी रॉकेट जब छोड़ा जाता है अंतरिक्ष के लिए, ठीक है, तो आप देखना कि भारत का भी जो हिस्सा है, वो जो यहां पर इस वाले हिस्से में, जो साउथ इंडिया से कहां है? इस वाले पोर्शन में। इसीलिए भारत का कोई भी रॉकेट प्रोपल्शन जो सेंटर है, वो सब कहां है? दक्षिण भारत में। क्योंकि जैसे जैसे उत्तर में हम आएंगे, हमारा उछलना क्या होगा? मुश्किल होता जाएगा, और कम मेहनत में, कम ताकत में हम यहां पर ज्यादा उछाल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण विषुवत रेखा यानी कि जो ट्रॉपिक्स है उसमें क्या होता है? इक्वेटर में कम होता है। और यही कारण है कि यहां से रॉकेट फेंकना जो है ऊपर में बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब हिमालय के उत्पत्ति के बारे में बता रहे थे कि कैसे क्या क्या चीजें हुई। 20 करोड़ साल पहले क्या हुआ? यह पोजीशन था, बीस करोड़ साल पहले ये चारों तरफ क्या था? पैंथालासा, जो कि 250 करोड़ साल पहले पानी पड़ा खूब पृथ्वी पर और पूरा ये भर गया। आगे चल करके यही क्या बन गया? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। बीच में क्या था ये? इसको कहा पैंजिया। ठीक है, ये महाद्वीपों का महाद्वीप था। सारे महाद्वीप क्या थे? यहां पर एक साथ जमा थे, और इनके बीच में यहां पर क्या था? ये वाला हिस्सा जो था, डेट वाज तेथिस सी, यानी कि तेथिस सागर। ये नाम दे दिया गया, ऐसा नहीं कि उस समय कोई नाम, उस समय तो इंसान ही नहीं था, नाम क्या देता। ठीक है, ये सब आधुनिक हैं। अब यहां से प्लेट टेक्टोनिक्स क्या बताता है कि आगे चल करके ये सब एक दूसरे से अलग होते चले गए, और 20 करोड़ साल में आज हम देखेंगे कि ये क्या हो चुका है? एकदम टोटली क्या हो गया है? 2 भागों में बट गया है। दक्षिण अमेरिका नीचे आ गया है, उत्तर अमेरिका ऊपर चला गया, यूरोप ऊपर चला गया,
अफ्रीका जो है वो नीचे है, ऑस्ट्रेलिया नीचे है, भारत का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो कहाँ था, नीचे था। ठीक है, तो उन दो भागों को क्या नाम दिया हमारे साइंटिस्ट ने, वो सब कुछ जानेंगे। क्यों ये फिसलने लगे इसको भी जानेंगे, क्योंकि इसके जस्ट पहले हम आपको बता दिए हैं कोर, मेंटल और क्रस्ट, तो उसमें भी कुछ चीज बताएंगे। फिर अब उत्तर अमेरिका इधर, इधर वाला पोजीशन, अफ्रीका इधर की ओर, यूरेशिया इधर, यूरेशिया और भारत का हिस्सा इस पोजीशन में, इस वाले में, ऑस्ट्रेलिया यहां, ये सब एक दूसरे से दूर आज जिस पोजीशन में कभी एक साथ थे और आज कहां हैं, एक दूसरे से दूर दूर। पिछली क्लास में हम बताए थे कि इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि जब आप वर्ल्ड का जब आप मैप देखते हैं तो उसमें जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और उसमें अफ्रीका को सटा दो और एशिया को, तो क्या लगता है, ऐसा लगता है कि ये सब जो है कभी एक दूसरे से क्या थे। यहां पर आपको एकदम कौन फिट हो जाएगा और यहां पर यूरोप फिट हो जाएगा। ठीक है, इस साइड में जहां ये अरब है, सऊदी अरब का, और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और नीचे में कौन फिट हो जाएगा, अंटार्कटिका, ये सब फिट हो जाएंगे। और आज ये सब एक दूसरे से क्या हो गए हैं, दूर दूर हो गए हैं। अब क्यों अलग अलग हुए, अब अभी कुछ देर पहले हम क्या बताए हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्या पाया गया इसमें, हम जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे जमीन खोद करके, हर 32 मीटर पर गर्मी 1 डिग्री बढ़ जाती है। हर 32 मीटर पर क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि अभी यहां टेम्परेचर 40 डिग्री हो और आप 32 मीटर गड्ढा खोद के जाएंगे ना, तो वहां 41 डिग्री हो जाएगा। 64 पर जाएंगे तो वहां कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा। ऐसे स्थिति में हम जब नीचे 700 किलोमीटर तक चले जाते हैं इसमें, तो वहां पर चट्टानें क्या होती हैं, रॉक्स पिघल करके भाप बन जाती हैं गर्मी से। चट्टानें, रॉक्स जो है पिघल कर क्या बन जाती हैं, भाप यानी वेपर, वाष्प। कितने पर, 700 किलोमीटर पर। यहां तक जाते जाते कुछ भी, मतलब चट्टान क्या हो जाता है, तरल नहीं, भाप। तरल तो वो बीच में ही होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब सोचो कि यहां पर इंसान जा पाएगा, कभी नहीं जा पाएगा। ठीक है, 700 किलोमीटर। ये मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर तक गया हुआ है, वो और आगे गया हुआ है। लेकिन हम जमीन से इस 700 किलोमीटर में क्या देखते हैं कि पत्थर क्या बनने लगता है, भाप बनने लगता है, इतनी गर्मी है। नतीजा क्या होता है कि, और हम मेंटल बताए थे ना कि पूरा ऊपर तक गया हुआ है, और कोर इतना ही बताएं, यानी मेंटल में भी 2 भाग हो जा रहे हैं। मेंटल में जो 700 किलोमीटर से लेकर के क्रस्ट भूपरपट्टी तक का पार्ट और पूरा भूपरपट्टी, ये पूरा इलाका क्या हो गया है, मुलायम हो गया है। मुलायम क्यों हो गया है, गर्मी से पिघलने के कारण। और ये जो पोर्शन है ये भी मेंटल है और ये भी क्या है, मेंटल है। मेंटल का एक बड़ा हिस्सा 700 किलोमीटर वाला और पूरा क्रस्ट, इन दोनों को मिला करके क्या कहते हैं, दुर्बल मंडल। अंग्रेजी में कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर दुर्बल मंडल में क्या क्या है, संपूर्ण भूपरपट्टी यानी क्रस्ट, ठीक है, टोटल क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, यानी कि परिवार का ऊपरी भाग, जो परिवार है उसका ऊपरी भाग। दुर्बल मंडल क्यों कहा गया है, क्योंकि यह पिघल रहा है, पिघलने के कारण क्या हो गया है, मुलायम। और इसी संपूर्ण भूपरपट्टी और जो अपर मेंटल है 700 किलोमीटर तक का, उसको हम क्या बोलते हैं, दोनों को मिला करके एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। और इसी के ऊपर में अब फिर वापस आते हैं, ये हो गया आपका कोर,
मेंटल और क्रस्ट तक का। इसके ऊपर में क्या हुआ है कि ग्रेनाइट का बना हुआ जो है प्लेट है। अब इसको बता दे रहे हैं तो और जो है क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा इससे थोड़ा सा छोटा सिलिका का प्लेट, ये हमारे दुर्बल मंडल के ऊपर फिसल रहा है। जो उठा हुआ भाग है ये किसका बना हुआ है, ग्रेनाइट का। और जो दबा हुआ भाग है वो किसका बना हुआ है, सिलिका का। और ये सब किसके ऊपर फिसल रहे हैं, दुर्बल मंडल के ऊपर, यानी भूपर्पट्टी पूरा और मेंटल का ऊपरी हिस्सा। क्यों फिसल रहे हैं, क्योंकि गर्मी के कारण ये सब क्या हो गए हैं, मुलायम हो गए हैं। और इसी मुलायम पर क्या हो जा रहा है, प्लेट हमारा, जैसे कैसे हम लोग केले के छिलके ऊपर फिसल जाते हैं, उसी तरह अब इसके ऊपर में ये प्लेट्स हैं। ठीक है, ग्रेनाइट वाला प्लेट है और क्या वाला प्लेट है, सिलिका वाला। कुछ प्लेट्स ऐसे हैं जो ग्रेनाइट और सिलिका दोनों से मिल करके बने हुए हैं, कुछ केवल ग्रेनाइट से और कुछ केवल सिलिका से। सिलिका जो है वो रेत, रेत समझते हैं, रेत का देखा है बोरा, अगर पानी में भर के उठाने को कहा जाए तो उठा लीजिएगा। ये जो सिलिका होता है वो क्या होता है, बहुत भारी, डेंसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए धंसा हुआ होता है। और ग्रेनाइट क्या होता है, हल्का, इसलिए क्या होता है, उठा हुआ। ठीक है, इसी ग्रेनाइट के ऊपर में हमारे महाद्वीप बसे हुए हैं। ठीक है, यूरेशिया। ठीक, ये जो उठा हुआ ये भाग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और इसी में से आप इसको अफ्रीका, या मैंने कहने में लगा हमने सिर्फ एक उदाहरण दिखाया है आपको। इसी तरह जो उठे हुए पार्ट हैं ग्रेनाइट के बने हुए, वो क्या बन गए हैं, महाद्वीप, यानी कि कॉन्टिनेंट। क्लियर हो रहा है। हमारी पृथ्वी में कोर है, बीच में मेंटल है और ऊपर में क्या है, क्रस्ट है। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल पिघलने के कारण क्या हो गए हैं, सॉफ्ट, और बीच में निफे है, आयरन और निकल, कोर में वो एकदम सुरक्षित है। ठीक है, उसको आगे बताएंगे जब थोड़ा डीप ले जाएंगे, अभी नहीं, अभी बस इतना ही फिलहाल समझना। अब हमारा जो महाद्वीप है ना, वो भूपर्पट्टी के ऊपर में नहीं है, प्लेट्स के ऊपर में है। ग्रेनिटिक जो प्लेट्स हैं उसके ऊपर में महाद्वीप बसा हुआ। ठीक, और जो ये दबा हुआ जो है ना, इसके तुलना में इसी पर बारिश से हमारा पानी जमा हो गया है। ये हमारा समुद्र है, ये हमारा महासागर है। तो महासागर के नीचे में जो जमीन है वो सिलिका भारी होने के चलते क्या हो गया है, धंस गया है। उसी पर हमारा पानी क्या हो गया है, जमा हो गया है। तो जो समुद्र के नीचे में जो है प्लेट, वो क्या है, समुद्री प्लेट हमारा किस चीज का बना हुआ है, सिलिका का। तो इसको मान लो प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। क्लियर हो रहा है। अब आपके पास क्या होगा कि जो महाद्वीपीय प्लेट है वो किस चीज का बना हुआ है, वो हल्का है, इसलिए वो क्या हो गया है, उठ गया है। और जो महासागरीय प्लेट किसका बना हुआ है, वो भारी है, डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए क्या हो गया है, वो धंस गया है। अब आप सिंपल देखिए कि जैसे मान लो कि कोई चीज ऐसे उठा हुआ है और कोई चीज जो है वो क्या है, धंसा हुआ है। ठीक, अब अगर बारिश होगी तो वो कहां जमा होगा, धंसे हुए में होगा ना, समझ आया। तो ये जो है प्लेट्स, ये हो गया सिलिका और ये हो गया ग्रेनाइट। क्लियर हो रहा है, सिलिका और ग्रेनाइट। एक प्लेट हमारा है जिसको कहते हैं हम लोग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, या उसको कहते हैं इंडियन प्लेट। जब हम लोग मैप में देखेंगे तो आप देखिएगा कि जो भारत है और इस जगह पर क्या दिख जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों के बीच में कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन। हमारे भूगर्भ शास्त्री मानते हैं कि यह क्या है, एक प्लेट है जिसमें यह बना हुआ है किसका, यह भी बना हुआ है किसका, लेकिन बीच वाला पार्ट किसका बना हुआ है, सिलिका का।
इसी को हम लोग कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो कि एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बल मंडल के ऊपर में है। और दुर्बल मंडल चूंकि मुलायम है, इसलिए ये प्लेट क्या हो जा रहा है, फिसल जा रहा है। अब समझ में आ रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या कह रहा है। प्लेट टेक्टोनिक्स कह रहा है कि गर्मी के कारण हमारा जो भूपर पट्टी है, क्रस्ट पूरा, और जो मेंटल का ऊपरी हिस्सा है वो क्या हो जा रहा है, पिघल जा रहा है, जिसके चलते वो क्या बन गया, मुलायम। और उसके ऊपर में ये प्लेट्स, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये हो गया, इसको दिखाएंगे। उसके बाद ये हो गया एक नॉर्थ अमेरिकन, और ये आपका क्या हो गया, साउथ अमेरिकन। ये ग्रेनाइट का बना हुआ है। हमने क्या कहा कि सागर भी किसके ऊपर है, प्लेट के ऊपर। तो यहां पर क्या है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट के ऊपर में क्या है, पानी जमा है। कुछ कुछ चीजें देखो, शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हम उन टीचर्स में नहीं हैं जो चुपचाप आपको रट्टा मरवाते हैं, फिर कोचिंग में आने का कोई फायदा नहीं। वरना 5 लोग हैं, लूसेंट उठाइए और चुपचाप उसमें से क्वेश्चन का रट्टा मारी शुरू कीजिए। कोचिंग में जाने का क्या फायदा, वहां भी वही रटवाते हैं गधे की तरह। रटो और मैकाले की शिक्षा पत्ति को बढ़ावा देते जाओ, और वही लोग बिकते भी हैं। यहाँ जो बेसिक है उसको क्लियर कर लीजिए। प्रशांत महासागरीय प्लेट किसका बना हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है भारी कौन होगा, ये दोनों किसके बने हुए हैं। और हम बताएं कि ये फिसल किधर रहा है, इधर की ओर। और प्रशांत महासागरीय प्लेट किधर फिसल रहा है, इधर की ओर। ये अपना इधर फिसल रहा है। प्रशांत महासागरीय प्लेट एक ऐसा प्लेट है जो दोनों दिशाओं में फिसल रहा है। तो अभी फिलहाल हम इसको देखते हैं कि ये इधर फिसल रहा है। क्या हुआ इसमें, ये इधर की ओर फिसल रहा है और ये इधर की ओर फिसल रहा है। दोनों में भारी कौन है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो जब भारी और हल्का एक दूसरे के तरफ घुसने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो भारी प्लेट भारी होने के चलते क्या हो जाएगा, नीचे उठा लीजिए, उठाना हो तो, या उसी पड़ा हुआ है, ठीक। तो दो, अगर ये भारी चीज है, यानी इधर कौन है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, और इधर है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। दोनों क्या है, ग्रेनाइट का होने के चलते हल्के हैं। और दोनों में अगर टक्कर होगी तो अंदर कौन जाएगा, प्रशांत महासागरीय प्लेट जाएगा। ये वाला प्लेट क्या होता है, इसके नीचे दोनों साइड में घुस जाता है। और कहां तक जाता है, 700 किलोमीटर तक नीचे। हम बताएं 700, क्यों वहीं तक जा पाता है, क्योंकि उसके बाद प्रशांत महासागरीय प्लेट का जो सिलिका है ना, वो पिघलना शुरू हो जाता है और वो भाप बनना शुरू कर देता है। इसीलिए 700 किलोमीटर के नीचे वो जा, क्योंकि उसके बाद इतनी गर्मी होती है वहां पर कि प्रशांत महासागरीय प्लेट का सिलिका जो है पिघल पिघल के भाप बन बन के ऊपर आना शुरू। इसीलिए ज्वालामुखी में मैक्सिमम 700 किलोमीटर तक का ही लावा जो है, मैग्मा, वो बाहर आ पाता है। और वही बाहर आता है तो पूरे क्षेत्र में देखना ज्वालामुखी है। आप देखिएगा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में यहां हर जगह क्या है, फायर रिंग है, जो क्या होता है, ज्वालामुखी। क्यों निकल रहा है, क्योंकि इधर से पैसिफिक प्लेट जा रहा है नीचे, और वो कहां तक चला जा रहा है, गड्ढे में 700 किलोमीटर तक। बोला गया उसके आगे क्यों नहीं, अबे उसके आगे जाने के लिए तुम बचोगे तब तो, क्योंकि वहां इतनी गर्मी पड़ती है कि वो क्या हो जाता है, पिघल के भाप बन जाता है। और वही भाप जो है वो क्या होता है, ऊपर आता है। और किसके रूप में निकलता है, वो ज्वालामुखी रूप में। अब जब दो प्लेट आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, ऊपर में यहां पर ये गया अंदर, ठीक, तो जब ये जाएगा ऐसे, तो हल्का वाला क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा। ऊपर चढ़ने से ही यहां पर क्या बन गया, रॉकीज, और यहां क्या बन गया, एंडीज। प्रशांत महासागरीय प्लेट के अंदर जाने की वजह से, ठीक है, पहली घटना क्या हम बताएं कि ज्वालामुखी निकलना शुरू 700 किलोमीटर से भाप बन बन करके, यानी कि मैग्मा निकला, और जमीन के ऊपर आते ही मैग्मा को कहते हैं लावा। जमीन के नीचे मैग्मा और जमीन के ऊपर लावा, और वो लावा का विस्फोट होता है, उसी को कहते हैं ज्वालामुखी का फूटना।
इसीलिए यहां पर आपको दुनिया के बड़े बड़े ज्वालामुखी, ओजेस डेल सलाडो, ठीक है, और बहुत सारी ज्वालामुखी आपको कहां मिल जाएंगे, इस क्षेत्र में। दूसरा क्या हुआ, यहां पर क्या बन गया, ऊपर में रॉकीज बना और नीचे में क्या बन गया, एंडीज बना। इसके अलावा तीसरी चीज क्या हुई कि जब धक्का पड़ा दोनों में तो भूकंप आया, और यहां पूरे इलाके में भूकंप, यानी कि प्रशांत प्लेट, पैसिफिक प्लेट इधर की ओर जा रहा है, ठीक, और यहां पर क्या है, अभी सिंगल अमेरिकन प्लेट मानते हैं हम लोग, बाद में इसको उत्तरी अमेरिकन और दक्षिणी अमेरिकन कर लेंगे। ये जब अंदर गया तो ये हिस्सा कहां चढ़ा गया, उठ गया, क्या बन गया, नॉर्थ अमेरिका में ये क्या बन गया, रॉकीज, और साउथ अमेरिका में क्या बन गया, अमेरिका में एंडीज। इसके अलावा जब ये नीचे गया 700 किलोमीटर तक, तो यहां पर इतनी गर्मी थी कि ये मेल्ट होना, सो इट स्टार्टेड मेल्टिंग, ये पिघलने लगा, और इसी गैप से क्या निकला, ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है, इसी से ज्वालामुखी। इसीलिए कहा जाता है कि वोल्केनिक इरप्शन यहां पर होना शुरू हो गया, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट। और जब ये धक्का मारा इसमें, तो धक्का लगने के चलते तीसरी घटना क्या हो गई, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। यही कारण है कि जहां पर एंडीज और रॉकीज हैं वहां दो चीजें साथ में होती हैं, ज्वालामुखी है और क्या है, भूकंप है। अब समझ में आ रहा है प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब, कि वो प्लेट टेक्टोनिक्स क्यों फिसल रहा है, क्योंकि वो किसके ऊपर है, प्लेट, दुर्बल मंडल के ऊपर। दुर्बल मंडल क्या है, एस्ट्रोनोस्फीयर, पूरा क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा जो 700 किलोमीटर तक है। 700 किलोमीटर के नीचे क्यों नहीं है, क्योंकि उसके नीचे प्रशांत महासागर का थूथना जो है ना पिघल जाता है, और अब उसके नीचे जाने की उसकी औकात नहीं रहती है। इसीलिए ज्वालामुखी का जो अवशेष आता है उससे हम ये जान पाते हैं कि अर्थ के क्रस्ट से लेकर के 700 किलोमीटर नीचे तक का मलबा कैसा है, उसका स्टडी से हम जान पाते हैं कि अच्छा तो इसके नीचे ऐसे ऐसे चीजें हैं, और तभी पता चलता है कि ऊपर में सियाल है और नीचे में सीमा है। और सबसे लास्ट वाला के लिए हम लोग को भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करना पड़ता है, कोर के लिए, तो उसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। अब और क्या क्या हो रहा है, इसके अलावा क्या हो रहा है कि जो अफ्रीकन प्लेट है वो कैसे जा रहा है, और ऊपर में क्या है अपना यूरोप है, यूरोप ऐसे आ रहा है। अभी इन दोनों के टकराने की स्थिति उतनी नहीं है, अभी इसकी स्पीड क्या है, लेकिन अब टकराने के कारण क्या हुआ कि यहां पर भी पर्वत बन गया और यहां पर भी ऊपर बना आल्प्स, ठीक है, और नीचे क्या बना, एटलस पर्वत, नीचे क्या बन गया, एटलस पर्वत। अब बीच में है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी। आप एटलस में देखिएगा कि दिख जाएगा आपको मेडिटेरेनियन, ये वही है तेथिस सागर का अवशेष जो हम बताए थे। तेथिस सागर था ना पैंजिया के बीच में, ये तेथिस सागर का अवशेष है भूमध्य सागर। ये ऊपर की ओर फिसल रहा है, और ये जब ये पूरी तरह फिसल जाएंगे पूरी तरह, तो भूमध्य सागर भी एक दिन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। करोड़ों साल के बाद भूमध्य सागर खत्म हो जाएगा, और यूरोप और एशिया क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में फिर से चिपक जाएंगे, गुत्थम गुत्था, और आल्प्स की ऊंचाई क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। एटलस भी क्या हो जाएगा, और ऊंचा हो जाएगा। इसी के ठीक पास में तुर्की और सीरिया हैं। तुर्की और अभी जो भूकंप आया था ना, नीचे से अफ्रीका धक्का मार रहा है, ऊपर से यूरेशिया, और यहां पर सऊदी अरब का प्लेट, अरबियन प्लेट, और उसके बाद यहां पर क्या है आपका इंडियन प्लेट। ये किधर धक्का मार रहा है, ऐसे अरबियन प्लेट धक्का मार रहा है इधर, और यूरेशियन प्लेट यहां भी क्या धक्का मार रहा है, ऐसे। यहां पर झटका तगड़ा वाला है इस साइड में, और नतीजा क्या हुआ
कि जो यूरेशियन प्लेट है वो किस में घुस गया है, सॉरी, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो घुस गया है आपके यूरेशियन प्लेट के नीचे। अब यहां पर क्यों ऐसा हुआ? देखो, ये भी ग्रेनाइट है और ये भी किसका बना हुआ है, तो दोनों बराबर ताकत के हैं और दोनों टकरा के अभी हल्का हल्का है दोनों, इसीलिए दोनों में हल्के माउंटेन्स बने हैं, इधर आल्प्स और इधर ये। और देखना बीच में ज्वालामुखी और भूकंप, आप भूमध्य सागर में देखना इस्तांबुली भूकंप, सॉरी ज्वालामुखी है ना, इटली में आप देखिएगा आपको खूब सारे भूकंपीय क्षेत्र मिल जाएंगे। यहां पर ये क्यों भूकंप आ रहा है और क्यों यहां ज्वालामुखी है? क्योंकि यहां पर जो ग्रेनाइट का और ये और बीच में भूमध्य सागर किसका बना हुआ है, सिलिका का। तो सिलिका के मौजूद रहने के चलते यहां पर जो ज्वालामुखी विस्फोट क्या हो रहा है, अभी हो रहा है और दो पर्वत बन गए हैं, एक एटलस और यूरोप में क्या बन गया है, आल्प्स बन गया है। अब हम लोग उधर का देख लेते हैं कि क्या हाल है इधर का। इधर हम आपको बताएं कि जो इंडियन प्लेट है और यहां पर क्या है, और इन दोनों के बीच में क्या है, हिंद महासागर। और हमने बताया कि यह एक ऐसा प्लेट है, यहां ग्रेनाइट है, यहां ग्रेनाइट है, लेकिन यहां क्या है, सिलिका। और जो यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, इसमें क्या है, केवल ग्रेनाइट, और ये धक्का मार रहा है हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी के साथ। तो इस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में कौन उसके साथ मिला हुआ है, इसीलिए अगर इनकी तुलना की जाएगी तो ज्यादा भारी कौन हुआ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, क्योंकि इसमें हिंद महासागर का भार भी जो है वो एडेड है। और ये जब धक्का मारा और इधर से ये जब आए तो यहीं पर दुनिया के सबसे ऊंचे हिमालय का निर्माण हुआ। प्रशांत महासागर घुसा दोनों अमेरिका में, तो क्या बन गया, उत्तर अमेरिका में रॉकीज और दक्षिण अमेरिका में एंडीज, और वहां पर भूकंप आएगा और दूसरी घटना क्या होगी, ज्वालामुखी। यानी जहां भी पर्वत बनेगा वहां भूकंप तो आएगा ही और साथ में क्या रहेगा, ज्वालामुखी। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि हिमालय में पर्वत तो बना और भूकंप के लिए तो खैर ये कुख्यात, लेकिन यहां ये क्यों नहीं है, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, इसके पीछे कारण है। यहां पर ऊपर में जो प्लेट है वो क्या है, ग्रेनाइट, सिलिका तो पीछे है और यहां भी कौन सा है, ग्रेनाइट। तो अब हम एक दूसरे नियम की तरफ बढ़ेंगे। सिलिका ये भी जा रहा है जब 700 किलोमीटर नीचे, तो क्या हो जा रहा है, पिघल करके क्या बन रहा है, भाप पिघल कर मेल्ट होकर के ये क्या बन रहा है, वेपर में बदल जा रहा है ये। और सिलिका का नियम क्या है कि ये ऊपर विस्फोट करता हुआ आता है, जमीन के नीचे जो मैग्मा होता है वो जमीन के ऊपर क्या बन जाता है, लावा। यानी शक्तिमान ही गंगाधर है, समझा, गंगाधर ही, मैग्मा जमीन के नीचे है, क्या है ये, पिघले हुए चट्टान जो भाप के रूप में है, गैसियस रूप में और लिक्विड के रूप में है, और जब ये ऊपर आते हैं तो क्या बन जाता है, लावा। सिलिका का जो मैग्मा बनता है वो जब लावा बन के ऊपर आता है तो ये क्या होता है, ये पूरा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ फूटता है, यानी ये एक्सप्लोसिव होता है। सिलिका का जो मैग्मा है वो धरती को तोड़ते हुए ऊपर आ जाता है, और इसीलिए जहां सिलिका है वहां पर ज्वालामुखी है। लेकिन ग्रेनाइट का नियम क्या है, ग्रेनाइट का जो मैग्मा होता है वो जब ऊपर आता है तो वो आते आते ही क्या होता है, ठंडा होकर के शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यानी जो ग्रेनेटिक मैग्मा है उसका गुण क्या है कि वो नीचे से ऊपर आता तो है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर आते आते तक क्या बन जाता है, वो ठंडा होकर के सॉलिड हो जाता है, ये क्या बन जाता है, ठोस। और जो सिलिका वाला है वो क्या कर देता है, विस्फोट कर देता है। अब प्रशांत महासागर किस चीज का बना हुआ था, सिलिका का, इसलिए वो नीचे गया, तो वो जब 700 किलोमीटर नीचे जाकर के पिघला
तो सिलिका का जो मैग्मा था वो क्या कर दिया, विस्फोट, इसलिए ज्वालामुखी बना। लेकिन जब हम लोग हिमालय देख रहे हैं तो ये क्या है, ऊपर वाला, ये भी क्या है। तो जब इसका जो मैग्मा जब पिघल के ऊपर आ रहा है, ये जमीन तक आते आते क्या हो जाता है, ठोस ठंडा हो जाता है। और यही कारण है कि हिमालय में हमको ज्वालामुखी, जबकि प्रशांत महासागर जहां पर सिलिका का प्लेट रहेगा वहां ज्वालामुखी रहेगा, और जहां पर ग्रेनाइट का प्लेट रहेगा वहां ज्वालामुखी नहीं मिलेगा वहां। तो इससे क्लियर हुआ कि जब भी हम लोग पर्वत निर्माण देखेंगे पूरे दुनिया में कहीं भी, माउंटेन बिल्डिंग, जब इसको पढ़ेंगे, बहुत सारे इसके लिए थ्योरीज हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन सा है, प्लेट टेक्टोनिक्स का। तो माउंटेन निर्माण में क्या बताता है कि इसके साथ दो चीजें अनिवार्य रूप से होती हैं, ज्वालामुखी विस्फोट या उद्गार, ठीक, वोल्केनिक इरप्शन, और दूसरा क्या होता है, भूकंपों का आना, यानी कि अर्थक्वेक। लेकिन यह लागू होता है, जो ज्वालामुखी विस्फोट जो ऊपर जो दिखता है वो वहीं लगेगा जहां पर महासागरीय प्लेट होगा सिलिका। जहां महाद्वीप आपस में टकराएंगे वहां ज्वालामुखी नहीं होगा। तो जहां यूरेशिया क्या है, महाद्वीप है, और इंडिया का जो इंडो आर्कटिक प्लेट का जो अगला हिस्सा है वो भी क्या है, महाद्वीप है। इसलिए जब जहां महाद्वीप टकरा रहे हैं, ग्रेनाइट, वहां पर भूकंप आएगा, वहां पर्वत का निर्माण होगा, लेकिन वहां ज्वालामुखी नहीं आएगा। जहां पर अमेरिका और प्रशांत महासागर टकरा रहे हैं वहां प्रशांत महासागर का सिलिका है, तो वहां पर पर्वत भी बनेगा, वहां पर भूकंप भी आएगा, लेकिन वहां ज्वालामुखी का विस्फोट भी होगा। क्योंकि ग्रेनिटिक जो मैग्मा है वो लावा नहीं बन पाता है, वो क्या हो जाता है, जमीन तक आते आते ठंडा हो जाता है। लेकिन जो सिलिका का जो एक्सप्लोजन होता है वो धरती को तोड़ते हुए क्या करता है, ऊपर, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होता है, उसमें ताकत ज्यादा होती है, तो सिलिका वाला तोड़ देता है पूरा। और इसीलिए पर्वत निर्माण में जहां जहां महासागरीय प्लेट हैं वहां ज्वालामुखी भी है, भूकंप भी है। लेकिन पर्वत निर्माण में जहां दोनों महाद्वीपीय प्लेट हैं, ग्रेनाइट एंड ग्रेनाइट, वहां भूकंप है, क्योंकि टकराएगा तो ऊपर हिलेगा ही, ठीक है। तो जो आज आप देखिएगा कि जहां पर तुर्की, जो टर्की है, अब इसको तुर्की बोलते हैं, और वहीं पर क्या है, सीरिया। इसके साथ दिक्कत क्या है कि इधर अफ्रीकन प्लेट, इधर यूरेशियन प्लेट, और इधर जो है आपका अरबियन प्लेट, और ये तीनों के बीच में कौन टिका हुआ है, तुर्की और सीरिया। और जब ये तीनों हलचल शुरू करते हैं तो इनका बर्बाद होना तय है, फिर इनको कोई बचा नहीं सकता है, ठीक है। यही कारण है कि अभी तुर्की और सीरिया में, पहले इसको तुर्की बोलते थे, अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया है, तुर्की है, भाषा अभी भी तुर्की है, अंग्रेजी में टर्की बोलेंगे, ठीक है। तो वैसी स्थिति में टर्की में जो है आपका भूकंप आगे भी आने की संभावना है। और हमारे तरफ देखो, नेपाल में आता है भूकंप, दिल्ली में देख, नेपाल में भूकंप आता है, बेवकूफ, ज्वालामुखी नहीं आता, इसे से कर रहे नहीं आता है। तो हिमालय में कभी सुना है कि ज्वालामुखी फटा, लेकिन एंडीज रॉकीज में हमेशा ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। एल्प्स और एटलस के बीच में हमेशा ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। क्यों होता है, क्योंकि एल्प्स और एटलस के बीच में सिलिका का प्लेट है, भूमध्य सागर, जो पहले तेथिस सागर था, और जो यहां पर जो आपको रॉकीज है, और इधर जो आपको कौन है, एंडीज है। आप देखिएगा इसमें भूकंप के साथ साथ ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है। अब जब हम लोग दूसरी तरफ जाते हैं एशिया के, इधर भी प्रशांत महासागरीय प्लेट झटका मार रहा है। प्रशांत महासागरीय प्लेट एक ऐसा प्लेट है जो दो मुंहे सांप की तरह है, वो दोनों तरफ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, और बीच में अपने फट रहा है। अगर आप प्रशांत महासागर को देखिए, ये हो गया चाइना वाला भाग, और इधर हो गया अमेरिका वाला भाग, इसी के बीच में प्रशांत महासागर है ना। प्रशांत महासागर इधर भी धक्का मार रहा है, प्रशांत महासागर,
और बीच में फट रहा है, इसीलिए हवाईयन द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट। समझ रहा है? बीच में यहां देखना हवाई द्वीप है, अमेरिका का 50वां राज्य, और ये दोनों के उधर भागने के चलते क्या हो रहा है, बीच में ये पतला होता जा रहा है। और दोनों साइड, यहां ये ग्रेनिटिक प्लेट हुआ एशिया, और ये क्या हुआ, सिलिका। इधर भी ये सिलिका है और इधर क्या है, ग्रेनाइट है। इसीलिए यहां पर अर्थक्वेक है, वोल्केनो है और माउंटेन बिल्डिंग है। इधर भी देखोगे जापान है, यहां पर इंडोनेशिया है, ये सब में क्या होता है, फिलीपींस, ये सब अपने ज्वालामुखी भूकंप के लिए क्या हैं, फेमस हैं। ज्वालामुखी भी है और भूकंप भी है। जहां जहां प्रशांत महासागरीय प्लेट है वहां वहां क्या है, लास्ट में भूकंप है, ज्वालामुखी है और पर्वत निर्माण है, या फिर वो द्वीपों को बना दिया है, चाहे वो जापान हो या वो इंडोनेशिया हो चाहे वो फिलीपींस हो। इन सबके निर्माण के पीछे क्या है, पैसिफिक प्लेट का फिसलना। किस पर फिसलना, दुर्बल मंडल यानी एस्थेनो स्फीयर पर उसका फिसलने के कारण क्या हो रहा है, ये सब कांड हो रहा है। और उसी के ऊपर में इंडियन प्लेट कहां मार रहा है, नॉर्थ ईस्ट में धक्का, और ऊपर से यूरेशियन प्लेट, तो क्या बन गया, हिमालय। लेकिन फिर होता है कि भैया यहां ज्वालामुखी है, भूकंप भी है, माउंटेन बिल्डिंग भी है, लेकिन अपने हिमालय में ये वोल्केनो का इरप्शन क्यों नहीं है ज्वालामुखी का, इसलिए कि वहां पर ग्रेनाइट और ग्रेनाइट टकरा रहे हैं, जबकि इन जगहों पर ग्रेनाइट के साथ क्या टकरा रहा है, सिलिका। और सिलिका का गुण क्या है कि इसका मैग्मा लावा बन जाता है, लेकिन ग्रेनाइट का मैग्मा लावा वो धरती के नीचे ही ठंडा होकर के बैठ जाता है, इसीलिए हिमालय में ज्वालामुखी विस्फोट नहीं है। अब प्रश्नों की प्रकृति क्या हो रही है, धीरे धीरे टफ होते जा रही है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, और वो हवाई जो नहीं होता है कि हमारे यहाँ 10,000 स्टूडेंट हैं, 50,000 स्टूडेंट हैं, तो जिसके यहाँ 50,000, 10,000, 50 लाख स्टूडेंट रहेंगे, उनके यहाँ कुछ अपने आप तेज तरार गधे के बजाय घोड़े पहुंच जाते हैं, और वो नहीं भी कोचिंग करेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप घोड़ों को घोड़ा बनाए तो वो सिलेक्शन नहीं हुआ, आप गधों को घोड़ा बना दिए और तब उनका सिलेक्शन हो गया, तो उसको कहा जाता है कि हाँ कोचिंग का कमाल हुआ। तो जब आपके पास 10,000 लोग पढ़ रहे हैं, 50 लाख लोग पढ़ रहे हैं, और सिलेक्शन आपके यहाँ 50 हो रहा है, उसको आप स्टेज पर दिखा दे रहे हैं, ये दिखाओ ना कि मेरे यहाँ 50 लाख लोग छंट गए हैं, वो क्या नहीं दिखाते हो, ठीक है। तो जब तक 50 लाख लोग छंटे हुए हैं आपके यहाँ पढ़ने वाले, फिर आप काहे के टीचर हैं। आपके यहाँ 15,000 लोग एडमिशन ले लिए हैं, 50,000 लोग ले लिए हैं, और सिलेक्शन हो रहा है 25 का 30 का, वो 25-30 आपके यहाँ नहीं भी पढ़ते ना तो भी उनका सिलेक्शन होता, ये जान लीजिए। तो आप ये तो दिखाते हैं कि हमारे यहाँ इतना सिलेक्शन हो गया, भर दिए यहाँ से यहाँ, बन गए बहुत बड़े इंडस्ट्री, लेकिन आप कितनों को नहीं बना पाए हैं, कभी इसका भी दिखा दीजिए, तब ना मजा आएगा कि देखो हम इतने ज़्यादा गधों को घोड़ा नहीं बना पाए, हम ऐसे टीचर हैं। तो जब तक आप बेसिक नहीं क्लियर कराओगे, यहाँ बच्चे रट्टा मारते रह जाएंगे मैकालियन शिक्षा पद्धति में। आज सीखा ये कि हिमालय में ज्वालामुखी क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ ग्रेनाइट और ग्रेनाइट टकरा रहे हैं। और ग्रेनाइट का और सिलिका में बेसिक अंतर क्या है कि जब सिलिका वाला चट्टान पिघलेगा तो सबको तोड़ते हुए ऊपर आ जाएगा ज्वालामुखी के रूप में, लेकिन ग्रेनाइट कभी भी ज्वालामुखी के रूप में ऊपर नहीं आएगा। और चूंकि ग्रेनाइट हल्का होता है इसीलिए वो ऊपर उठा रहता है, और सिलिका भारी होता है इसीलिए वो, और इसीलिए उसमें पानी भर जाता है। समझाया, वो भारी होने के चलते वो नीचे चला गया, इसलिए उसमें पानी भर गया है। और वो दरअसल समुद्र नहीं है, वो सिलिका प्लेट के ऊपर में भरा हुआ पानी है, उसी को हम लोग समुद्र बोल देते हैं। तो अब ये समझ में आया, इतना समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया कि वो फिसल क्यों रहे हैं, किसी पार्टिकुलर दिशा में क्यों फिसल रहे हैं, इस पर अभी शोध जारी है। इस पर शोध जारी है कि कोई क्यों उधर भाग रहा है, कोई क्यों इधर भाग रहा है, और अभी तक इसको पूरी तरह रीड किया नहीं जा सका। अभी भी दुनिया के कुछ ऐसे पर्वत हैं जिनका ये बता नहीं पा रहा, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न हाईलैंड्स, उसका समझ ही नहीं आ रहा है कि उसका निर्माण कैसे हुआ है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स भी उसका आंसर दे नहीं पा रहा, लेकिन मैक्सिमम 90% पर्वतों का ये रिजल्ट हमको क्या कर चुका है,
दे चुका है। और मोटा मोटी आप भी अपना दिमाग लगाइए तो सोचिए ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना, क्योंकि ये फॉर्मूला हर जगह क्या हो जा रहा है, सेट हो जा रहा है। अब हम लोग भारत में आते हैं तो भारत में भी देखना, हम लोग अक्सर क्या बताते हैं, यहां पर पश्चिमी घाट पर्वत है और यहां पर टूटा हुआ पूर्वी घाट है। तो ये जो अरबियन प्लेट है यही क्या किया है, धक्का मारा है, जिसके चलते भारत का यह हिस्सा क्या हो गया है, ऐसे उठ गया है। यही उठा हुआ भाग पश्चिमी, और यही कारण है कि सारी नदियां किधर जाती हैं, क्योंकि भारत यहां पर दक्षिण भारत में एकदम स्ट्रेट नहीं है, ऐसे हो गया है। किसके कारण, अरबियन प्लेट के धक्का मारने कारण यही कारण है। और ये जो इधर क्यों नहीं तिर रहा है, यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है, इसी में यहां पर कस के तिरने के चक्कर में दो गड्ढे हो गए, नर्मदा और ताप्ती, और उनका गड्ढा जो है वो ऐसे है, उसमें जो है वैसे बन गया है। इसी के कारण नर्मदा ताप्ती इधर और बाकी नदियां गोदावरी कृष्णा कावेरी वैगई ये सब कहां जाती हैं, उधर की ओर जाती हैं। ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसी में यहां पर हम लोग देखेंगे अरावली, ये सब पर हम लोग आगे चल के बात करेंगे कि पर्वत का निर्माण कैसे कैसे होता चला गया। तो एक तो दिमाग में आ जाएगा कि पर्वत कैसे, हिमालय कैसे, ये सब कुछ बताएंगे आपको। इंडिया में समझा रहे थे वर्ल्ड की दृष्टि से कि बेसिक क्लियर कर दिए थोड़ा सा, और उसके बाद बताना शुरू किए। अब क्लास सोचो इंडियन ज्योग्राफी की है और पढ़ा क्या रहे थे आपको, वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसलिए पढ़ा रहे थे कि आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो कल को हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब हिमालय में अगर हम लोग देखेंगे तो आप देखिएगा कि यहां पर बीच में तिब्बत का पठार दिखता है, तिब्बत का पठार, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लेटो ऑफ तिब्बत। ये तिब्बत ऐसे लिखते हैं, इसमें यहां पे आधा ब होता है, अंग्रेजी में डबल बी नहीं होता है। और इसके ऊपर में देखना कुनलुन, कुनलुन माउंटेन्स, और इसके नीचे में क्या है, हिमालयज, जिसके 4 हिस्से हो जाएंगे। एक तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, मध्य यानी मिडिल हिमालयज। ये हुआ क्या, ऐसे बन गया है। ये बीच में क्या है, तिब्बत सपाट है, यहां माउंटेन है, यहां माउंटेन है, उस साइड कुनलुन है, बीच में क्या है, एशिया का रूफ जो तिब्बत, और नीचे में क्या है, हिमालय। ये कैसे बना, हम लोगों ने देखा था कि पैंजिया के बीच में क्या था, तेथिस। ये एकदम भूमध्य सागर, इधर जहां पर भूमध्य सागर जहां अटलांटिक में मिल रहा है, और यहां पर एकदम बैकाल झील तक, जब ये दोनों तरफ से धंसना शुरू हुआ तो आज भी देखना भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन, लेकिन ये लगातार देखना नहीं है, ये लगातार नहीं है। अब ये क्या हो गया, इतने में पैक हो गया, क्योंकि यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट एक दूसरे की तरफ चिपकना शुरू हुए, तो सारा मलबा इनके बीच में गिरना शुरू हो गया, जिससे कि तेथिस सागर का पानी छितराना शुरू हुआ। तेथिस किसमें बदला, तेथिस बदला ए बी और सी, ए, ठीक है, एंड्रियाटिक, एजियन, ब्लैक एंड कैस्पियन, ए बी सी। आप जब वर्ल्ड एटलस में जाकर के देखेंगे तो आप देखेंगे ए फॉर एड्रियाटिक, ए फॉर एजियन, बी फॉर ब्लैक एंड सी फॉर कैस्पियन, यानी आपको हम ए बी सी पढ़ा रहे हैं। और जब आएगा वर्ल्ड मैप में कि बताओ ये समुद्र किस दिशा में है, तो भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन इधर है सबसे, इधर, उसके बाद ए है, उसके बाद बी है, और उसके बाद सी है। खोल के एटलस में देख लीजिए अगर हम गलत कह रहे हो तो, एटलस में देख लेना ए बी सी है कि नहीं है, ठीक है, एड्रियाटिक, एजियन, ब्लैक और कैस्पियन, ये है। ये सब ऐसे ऐसे बनते चले गए हैं और बीच बीच में टूटते चले गए, क्योंकि वहां पर क्या हुआ, दोनों महाद्वीपों का जो मिट्टी का हिस्सा था वो सब इसमें भरता, मलबा के रूप में भरता चला गया, और लास्ट में इधर क्या बचा रह गया है, बैकाल झील, बैकाल लेक,
ठीक है, ये सब किसके पार्ट हैं? ये एड्रियाटिक, ये ब्लैक सी, ये कैस्पियन सी और बैकाल झील, बैकाल लेक, ये सब किसके पार्ट हैं? ये सब पुराने वाले तेथिस सी के हिस्से हैं। क्लियर हुआ? ये सब उसी के हिस्से हैं जो आपको बीच में दिख रहे हैं, और यही कारण है कि इन इलाकों में आपको ज्वालामुखी मिलता था। आप ईरान में देखिएगा, अब ये इतना खत्म हो चुका है कि पूरा सिलिकॉन प्लेट साफ हो गया, अब वहाँ ग्रेनिटिक प्लेट रह गया है। इसीलिए वहाँ का जो कोह सुल्तान, ये सब जितने पहले के ज्वालामुखी पर्वत थे वो सब क्या हो चुके हैं? अब शांत हो चुके हैं। अभी भी हमारे यहाँ भारत में जो बैरन है और नारकोंडम है, ये सब क्या हैं? जो बैरन द्वीप समूह, वो हमारा क्या है? अभी भी सक्रिय ज्वालामुखी। क्यों है? क्योंकि बे ऑफ बंगाल के रूप में सिलिका वहाँ मौजूद है, जबकि हिमालय में वो सिलिका नहीं है। वहाँ क्या है? ग्रेनाइट है, इसलिए वहाँ पर ज्वालामुखी नहीं है। ये सब क्लियर हो रहा है? तो ये सब देख लीजिएगा कि कभी भी आपको आएगा वर्ल्ड मैप में कि सजा दो इसको कैसे कैसे है, तो बस आपको ABC याद रखना पड़ेगा। तो आपको याद आ जाएगा कि इधर जो है एड्रियाटिक है, इधर ब्लैक है और इधर कैस्पियन सी है। और ये सब किसके पार्ट्स हैं? ये सब जो है भूमध्य सागर के पार्ट्स है। सर आए कि नहीं आए? अभी नहीं आए राहुल सर, ठीक, कोई बात। तो ये वाला पार्ट आप क्या कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं अपने हिमालय में। यहां पर भी क्या था? तेथिस सागर था, और ऊपर में क्या है? यूरेशिया, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट का मतलब हो गया यूरोप प्लस एशिया, और जो नीचे का जो पार्ट था वो इंडो ऑस्ट्रेलियन का इंडियन भाग, इसको अभी इंडियन प्लेट ही कहते हैं, जबकि पूरे का हिस्सा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। ऑस्ट्रेलिया सोचो कितना दूर है हमसे, लेकिन वो पार्ट हमारा ही सेम प्लेट का है, यानी हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें इधर ग्रेनिटिक, बीच में सिलिका, और फिर उस साइड क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो सिलिका वाला पार्ट नीचे धंस गया, तो उसमें हिंद महासागर जो है वो तैयार हो गया। ठीक, तो इसमें क्या था? ये तेथिस सागर, इधर से इसका दबाव पड़ा, इधर से इसका दबाव पड़ा। जितने यूरेशिया में नदियां थीं वो मलबा लाला करके इसमें क्या करना शुरू की? भरना। इधर जितने गोंडवाना लैंड नीचे से जो नदियां थी वो लाला करके पानी का यहाँ मलबा कहाँ भरना शुरू की? इसमें। और धीरे धीरे इसमें मलबा भरना शुरू होता गया, और ये दोनों आगे बढ़ते चले गए, ये इधर और ये इधर। अब जब मलबा भरते भरते समुद्र का सारा पानी क्या हो गया? खत्म हो गया। तो इधर बन गया बे ऑफ बंगाल, उसका पानी इधर, और इधर क्या चला गया? अरब सागर। ये सब तेथिस के वो पानी हैं जो पीछे रह गए, जो छितरा गए। और बीच में क्या हुआ? चढ़ गया कौन? इधर से यूरेशियन प्लेट, और इसके अंदर कौन घुस गया? इंडियन प्लेट, पूरा अंदर। और जाते जाते क्या किया? पहला धक्का मारा तो एक साथ उधर ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, उसका दूसरा धक्का मारा तो मध्य हिमालय, और इनकी ऊंचाई और बढ़ गई। तीसरा धक्का मारा तो शिवालिक, इनकी ऊंचाई और बढ़ी, इनकी ऊंचाई और बढ़ गई, और इस प्रकार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हो गया। और अब माना जा रहा है कि चौथे धक्के का टाइम आ गया है। हमारे भूगर्भ शास्त्री मान रहे हैं कि जो धीरे धीरे जो भूकंप का झटका मिल रहा है ना, वो बता रहा है कि चौथे झटके का टाइम आ गया है। और हम पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाए थे ना, पहाड़ और माउंटेन के बीच का अंतर, उसमें हम बताए थे कि पर्वत शुरू होता है 1500 मीटर से, लेकिन शिवालिक की ऊंचाई जो है वो 600 मीटर या 900 मीटर से 1500 मीटर के बीच है। लेकिन हम तो कद बताए हैं माउंटेन का कि 1500 मीटर से ऊंचाई है, तो भैया शिवालिक फिर माउंटेन कैसे हुआ? ये तो पहाड़ हुआ। नहीं, शेर का बच्चा जब पैदा होता है तो वह बिल्ली के बराबर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्ली है। शिवालिक छोटा जरूर है, लेकिन उसमें रक्त शेर का बह रहा है, अभी वो बाबू है। और जब वो धक्का होगा अगला, तो पता चलेगा आज तेरी के, इसको तो हम पहाड़ समझे थे, ये तो पर्वत निकला। और यही कारण है कि अभी भी एवरेस्ट की हाइट क्या हो रही है? बढ़ रही है। अभी शेर उठ रहा है, जवान है। ठीक, अब शिवालिक हिमालय सब के बारे में बताए थे
कि बिहार में वो केवल चंपारण दिखता है, पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर पर्वत श्रेणी, क्योंकि बेचारा ये जब जब उठने की कोशिश कर रहा है, हिमालय नदियां आकर के इसको क्या कर दे रही हैं, बहा करके इसके ऊपर के हिस्से को ले जा रही हैं, और बहाते बहाते गंडक बहाना शुरू कर रही है। बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, ये जितनी है, कमला बलान, महानंदा, ठीक है, तिस्ता, ये सब इसको उठने ही नहीं दे रही हैं, शिवालिक को। और इसीलिए शिवालिक उठना तो चाह रहा है, लेकिन नदियां भ्रूण हत्या कर दे रही हैं। नतीजा शिवालिक फिर कहाँ निकल रहा है, अरुणाचल प्रदेश में, मिसमी, डाफला, अबोर, ये सुना है। अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियां हैं वो शिवालिक का ही हिस्सा हैं। ठीक, बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं कि पंडित जी कैसे प्रवचन करते हैं हरिनारायण भगवान की कथा, तो खाना खाने के बाद और अभी वाला जो समय होता है वो किस चीज का होता है। अब बहुत लोग 5-5 मिनट का नैपी मार लिए हैं। कई लोगों को हम देख रहे थे कि वो, कुछ लोग तो एकदम आंख फाड़ के सुन रहे थे कि उनको नई जानकारी मिल रही है। अब कुछ लोग जो, जिनको पता है वो रुक जाओ यार, एक नींद मार लेते हैं, बाद में देख समझ लिया जाएगा। और ऐसे कई लोग नींद मार लिए, लेकिन हम टोके नहीं, हम उनको नींद लेने दिए। ठीक है, और अभी दिक्कत क्या है कि नींद एक ऐसी अवस्था है कि आप लाख बोलिए तब तक आदमी कोशिश तो करता है। अब फिर वो हमको देख रहा है कि अरे यार, क्या आप अपना पढ़ा रहे थे, इतना अच्छा पढ़ाइए ना। हम लोग भी तो एकदम आराम से देख रहे थे कि ठीक है। अभी आपके राहुल सर आ गए हैं, तो हमको लगा कि कुछ काम की बातें हम लोग कर ली हैं, दिमाग में कुछ कुछ आ गया है, हम इसको बार बार दोहराते भी जाएंगे और आगे हम लोग बढ़ाते जाएंगे। जिससे क्या होगा, आज कम से कम इतना क्लियर हुआ कि हिमालय में जो है ज्वालामुखी क्यों नहीं आता है, क्योंकि वहाँ ग्रेनाइट और ग्रेनाइट टकराते हैं। प्रशांत महासागर में सिलिका का बना हुआ है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, भूकंप और पर्वत निर्माण के साथ क्या आता है, ज्वालामुखी विस्फोट आता है। क्यों फिसलता है, क्योंकि दुर्बल मंडल के ऊपर में है। दुर्बल मंडल क्या है, क्रस्ट का पूरा भाग और मेंटल का ऊपरी भाग। 20 करोड़ साल पहले सब एक जगह थे, लेकिन आज सब क्या हो गए हैं, अलग जगह। क्यों तेथिस सागर जो है छोटा छोटा हो गया, क्योंकि सब उसका मलबा मिला। ये भी बताएंगे इसमें कि कैसे 3 धक्का हुआ, तो महान हिमालय और ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और छोटकू शिवालिक हिमालय। क्यों शिवालिक बिहार के चंपारण से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक गायब है, क्योंकि नदियों ने उसके भ्रूण हत्या कर दी है, उनको उठने ही नहीं दिया है। तो फिर जहां भी शिवालिक है वहाँ हाइट तो है 600 से 900 1500 मीटर, और हम बताए हैं कि वो तो पठार जो है वही है 900 मीटर तक, पहाड़ जो है वो है 1500 मीटर तक। तब तो इसको पहाड़ माना चाहिए, नहीं। शेर का बेटा शेर ही होता है, हिमालय का बेटा हिमालय ही होता है, वो पर्वत ही होगा। आप भले उसकी हाइट बढ़ने मत दीजिए, लेकिन है वो हिमालय ही, शिवालिक हिमालय। उसको पहाड़ी समझने की भूल मत करना। तो आज के लिए इतना ही। अभी राहुल सर आएंगे और वो आप लोगों को आगे का पोर्शन साइंस का ले जाएंगे, तो आप रुक करके उनको भी सुन लीजिएगा। अभी जबकि उनकी तबीयत भी खराब है, लेकिन फिर भी वो आए हैं क्लास लेने के लिए।